हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो समाजशास्त्र है उसके विषय में बात करेंगे। जो समाजशास्त्र है उससे के जो अन्य महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो जो भारतीय संस्कृति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उससे संबंधित हम बातें करेंगे। तो जो भारतीय संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि विश्व में जो भारतीय संस्कृति है सबसे प्राचीन है और साथ में समृद्ध भी है। अन्य देशों की संस्कृतियों की समय जो धारा के साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। तो जो बाकी देश हैं उनकी संस्कृतियाँ धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हो गई, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वह अनंत काल से भी बनी हुई है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तो जो अन्य संस्कृतियाँ हैं वो भारतीय संस्कृति के साथ सम्मिलित तो हुई है, लेकिन भारतीय संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हो पाया है। तभी तो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। तो सभी क्या करते हैं, जो विदेशी हैं वो भारतीय संस्कृति को समझने पर ज़्यादा जोर देते हैं। जो विद्वान हैं वह भी इस चीज़ को समझने के लिए हमेशा भारत में आते रहे हैं और इस चीज़ को जानते रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली है प्राचीनता। तो आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई और कुछ अन्य नृवंशीय और प्राकृतिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। तो जो कुछ अवशेष पाए गए हैं उससे क्या स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जो संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विवरणों में भी प्रमाणित होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पता चलता है कि 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता जन्म ले चुकी है, जो बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय अध्यात्म और चिंतन की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति से रोम और यूनानी संस्कृति को प्राचीन और मिस्र, असीरिया और बेबीलोन जैसी संस्कृतियों के समकालीन माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति है उसे किसके बराबर माना जाता है? जैसे रोम और यूनानी संस्कृति है, मिस्र और असीरिया और बेबीलोन जैसी संस्कृतियाँ इनके समकालीन माना जाता है। निरंतरता। अब जो द्वितीय विशेषता है वो क्या है? निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों बाद भी यह संस्कृति अपने मूल अस्तित्व में जीवित है। तो बात क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो अपने मूल अस्तित्व में जीवित है वर्तमान में भी, जबकि मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियाँ अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी है। तो जो बाकी देश हैं उनकी संस्कृतियाँ लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वह वर्तमान में भी जो बनी हुई है। भारत में नदियों, वट, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चल रहा है। तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो कुछ चीज़ों की पूजा हम करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, वो शताब्दियों से चल रहा है और वर्तमान में भी हम उनकी पूजा करते रहे हैं। देवताओं की मान्यता, हवन और पूजा पाठ की पद्धतियों की निरंतरता भी आज अप्रभावित रही है। तो हम हवन पूजन भी करते हैं, देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, ये भी अपनी प्राचीन संस्कृति की ही देन रही है। वेदों और वैदिक धर्मों में करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास आज भी उतना ही है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। गीता और उपनिषदों के संदेशों 1000 साल से हमारी प्रेरणा और सांस्कृतिक कर्म का आधार रहे हैं। किंचित परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों, जीवन मूल्य और वचन पद्धति ऐसी निरंतरता रही है कि आज भी करोड़ों भारतीय स्वयं को मूल्य एवं चिंतन प्रणाली से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसमें प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन रही है और इसमें बहुत सारे
बहुत सारे परिवर्तन भी आए, लेकिन वह हमें चेंज नहीं कर पाए हैं। साथ में कई हमारे जो प्राचीन परंपराएं हैं वो हम वर्तमान में भी निभा रहे हैं, ये चीज़ समझने की बात है। आगे हम बात करते हैं लचीलापन और सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रकृति ने उसे दीर्घायु रिश्ता तो प्रदान किया है। तो जो हमारी सहिष्णु प्रकृति है उसने भारतीय संस्कृति को दीर्घायु मतलब लंबी आयु और रिश्ता तो प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जो भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। तो सही बात है कि हमारी जो संस्कृति है इसमें सहनशीलता बहुत है। हम पर कितने आक्रमण हुए लेकिन हम वर्तमान स्वरूप में योग्य तो ही हैं। भारतीय हिंदू किसी देवी देवता की आराधना करे या न करे, पूजा हवन करे या न करे, आदि स्वतंत्रताओं पर धर्म और सांस्कृतिक नाम पर कोई बंधन नहीं लगाए गए। तो हम पे क्या किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, हम अपने हिसाब से सेवा पूजा कर लेते हैं जो भी हमें करना होता है। हमारी जो संस्कृति है उसने किसी के ऊपर भी कोई बंधन नहीं लगा रखा। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म न केवल मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है। हर हिंदू का अभिप्राय किसी धर्म विशेष के अन्वय से न लगाकर भारतीय से लगाया गया है। तो हमारे क्या है कि धर्म में बंदिशें नहीं है, हमारी जो संस्कृति इसमें बंदिशें नहीं है। इस वजह से हमारी जो ये धर्म न बताकर जीवन पद्धति बताया गया है और हिंदू से अर्थ लगाया गया है भारतीय शब्द से। भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप से जब भी जड़ता स्थिति निर्मित हुई है, किसी न किसी महापुरुष से गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा से मंडित कर दिया है। तो आपको पता होगा हमारे बहुत सारे विद्वान आते हैं तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वह क्या करते हैं उसके बारे में विस्तार से समझाते हैं दुनिया को और साथ में हमारी जो संस्कृति उसको आगे लेके चलते हैं। इसी दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा, मध्य काल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से तथा आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए प्रयास इस संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर बन गए हैं। तो आपको पता है प्राचीन काल में जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर स्वामी थे, इन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाया। मध्य काल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने संस्कृति को आगे बढ़ाया। और आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया, न कि हमारे मूल्यों को कम होने दिया। इन्होंने संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से आगे वाली दुनिया को पहुंचाया है। आगे हम बात करते हैं ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता और उदारता के कारण इसमें एक ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। वस्तुतः इस संस्कृति में लोकतंत्र एवं स्थायित्व के आधार पर व्यापक हो, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों में न समझने की प्रक्रिया के साथ ही बाहर आने वाले शक, हूण, यूनानी और कुषाण जैसे प्रजातियों के लोग भी घुल मिलकर अपनी पहचान खो बैठे हैं। तो हमारी संस्कृति क्या करती है, कोई भी बाहर से आने वाला होता है उसे अपने रंग में रंग लेती है, उसे यह भूलने के लिए विवश कर देती है कोई इंसान किस धर्म का, किस पद्धति का रहा है, और भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर एक हो जाता है। भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन भी अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा। नवागत संस्कृतियों से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति में संकोच नहीं किया। तो जो बाहर के लोग आए, अरबी, तुर्की आए, मुगल आए, तो इनसे क्या है कि जो भारतीय संस्कृति ने अच्छे गुण तो लिए हैं लेकिन अपने आप को कभी अलग नहीं होने दिया और सारी संस्कृतियाँ आई उनको सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया। ठीक है, ये स्थिति यूरोपीय जातियों के आने, ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में विकसित हुई ईसाई संस्कृति पर भी लागू होती है। तो जो ईसाई संस्कृति है वो भी यहाँ आने के बाद भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई है। यद्यपि ये संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, भारतीय इस्लाम, भारतीय ईसाई संस्कृति का स्वरूप विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ भिन्न है। तो आपको पता है कि भारत है तो यहाँ पर क्या सभी धर्म समान रूप से और बिना हिंसा के एक साथ रह रहे हैं। आप जानते हैं कि अपना जो देश है वह समान रूप से सभी संस्कृतियों को लेके चलता है और ये सभी किसकी देन है, जो भारतीय संस्कृति है उसकी देन रही है। आध्यात्मिकता और भौतिकता का संबंध है।
भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान दिया गया। तो कितने पुरुषार्थ दिए गए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये किसमें? आश्रम व्यवस्था के साथ साथ। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय कर दिया। हमारी संस्कृति में जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं से धर्म को संबंध किया गया था। धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों और जीवन प्रणाली को कहते हैं जिसे मानव जाति परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकास में अपना लौकिक जीवन सुखी बना सके। तो धर्म क्या होता है? जिसमें हम परमात्मा में विश्वास करते हैं और अपना जीवन को सुखी बना सकते हैं। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा शांति का अनुभव कर सके और मृत्यु के बाद हमें क्या है? जीवात्मा को शांति प्रदान हो और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यही हमारी क्या धर्म माना जाता है और यही हमारी जीवन प्रणाली मानी जाती है। हम क्या है? हमेशा ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कि परम सत्य होता है। शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। यह अमरता मोक्ष से जुड़ी हुई है। मोक्ष पाने के लिए अर्थ और काम को पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। तो क्या है कि मोक्ष पाने के लिए क्या करना जरूरी है? अर्थ और काम को पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक संदेशों एवं अर्थ और काम की भौतिक अनिवार्यता परस्पर संबंध है। तो सारी चीज़ें क्या है कि एक साथ जुड़ी हुई है भारतीय संस्कृति के अंदर। आध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वय में भारतीय संस्कृति की विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है, जो मनुष्य के श्लोक और परलोक को सुखी बनाने के लिए भारतीय मनुष्यों ने निमित्त की थी। सुखी मानव जीवन के लिए ऐसी चिंता विश्व की अन्य संस्कृतियाँ नहीं करती। तो जो भारतीय संस्कृति है वो सभी को अपना बनाए रखती है और ऐसी विशेषता और दूसरी संस्कृतियों में नहीं दिखाई देती। और जो साहित्य, संगीत और कला है ये भी क्या है? सभी को समान अधिकार प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं अनेकता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। सही बात है, भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी सांस्कृतिक रूप से इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पूर्वोत्तर भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी सिंधु नदियों तक विस्तृत है। मतलब क्या है कि हमारा देश एक तरफ से तो क्या है कि नदी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, उत्तर में विशाल हिमालय है। इसके साथ ही गंगा यमुना सतलज की उपजाऊ भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठार भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश और पूर्व में असम और मेघालय का अति वृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। तो सब क्या है? भारत के अंदर है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ पर रेगिस्तान भी है, पर्वत, पठार, पहाड़, नदियाँ भी है। सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर मिलती है, सभी प्रकार का प्रवेश यहाँ पर मिलता है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः कुछ भिन्नताओं के कारण ही भारत के अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई है। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक संस्कृति सत्ता रही है। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है। तो सही बात है, हिमालय हमारे के संपूर्ण देश का गौरव का प्रतीक रहा है। तो गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की स्तुति यहाँ के लोग प्राचीन काल से कर रहे हैं। तो हम नदियों को प्राचीन काल से पूजते आ रहे हैं। रामकृष्ण और शिव की आराधना यहाँ सदियों से की जा रही है। भारत की सभी भाषाओं में देवताओं पर आधारित साहित्य का सर्जन हुआ है। तो जो भारतीय देवता हैं उन पर साहित्य बहुत सारे लिखे गए हैं और अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार एक समान प्रचलित हैं। तो हमारे जन्म और मृत्यु संबंधी जो संस्कार हैं वो लगभग हर क्षेत्र में एक जैसे हैं। विभिन्न रीति रिवाज, आचार व्यवहार और 30 त्योहारों में भी समानता है। भारत भाषाओं की विविधता अवश्य ही है, फिर भी संगीत, नृत्य और नाट्य के मौलिक स्वरूपों में आश्चर्यजनक समानता है। संगीत के साथ सुर, नृत्य के त्रिताल संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रचलित हैं। तो जो भारतीय संस्कृति इसमें सभी चीज़ें समान है, चाहे वो सात सुर हो, नृत्य के साथ ये त्रिताल हो, सभी समान है। भारत अनेक धर्मों, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं और विश्वासों का महादेश है। तथापि इसकी सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय रहा है। तो ये बात हुई हमारे जो भारतीय संस्कृति, उसकी विशेषताएं, उसके गुणों के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ब्राइट कॉलेज के साथ जुड़े रहें। आने वाली और भी वीडियो के लिए
हम आपको बीए के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनकी वीडियो हमेशा कराते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदा हो। थैंक यू।